नमस्कार। द हिलेरी टाइम्स के साथ डॉक्टर आशीष कुमार जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया और बहुत सारी बातें हुई हमारी फिल्म लाइन से, एक्टिंग लाइन से, कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे। बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके। और आप ये जरूर देखिए, हमारी सारी बातें उसमें आपको सुनाई दे जाएंगी और मथुरा वालों की सारी बात आ जाएगी, पता लग जाएगी आपको। आप एक बार देखिए मन से, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेडी टाइम्स, डॉक्टर आशीष कुमार। थैंक यू आशीष कुमार, आपके साथ काम करके बहुत मजा आया, अच्छा लगा। आगे फिर कभी और भी मुलाकातें होंगी। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलरी टाइम्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता जिन्होंने स्वदेश, एयरलिफ्ट, रईस, मैदान और कई चर्चित फिल्मों और वेब सीरीज में अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई है। थिएटर से लेकर बड़े पर्दे तक उनका सफर संघर्ष, समर्पण और कला के प्रति जुनून की एक प्रेरक कहानी है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वे एक अभिनेता के साथ साथ लेखन से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं, बचन बचेहरा जी का। सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। एकदम अच्छे हैं। आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। एक बात जो सबसे मुझे खास लगी वो है सर आपका सरनेम चेहरा। इसके बारे में कुछ बताइए। मैं इसको हमने बहुत सोचा क्या है कैसे है, पर समझ नहीं पाए। तो ये क्या है? और एक कारण और भी है, क्योंकि हम बहुत सारे अभिनेताओं को देखते हैं कि जब वो फिल्मी दुनिया में आते हैं तो अपने नाम को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं। और आजकल तो लेटर आगे करो पीछे करो। तो आप इस सरनेम के बारे में भी बताइए, और कोई इससे जुड़ी हुई कोई खास बात हो, क्यों आप इसके साथ हैं, ये सारा कुछ। शुक्रिया। आ, सबसे पहले हम कचहरा की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा गोत्र है। ये सरनेम जो है, हमारे जो पुरखे थे वो कहीं 5 भाई थे, ऐसा करके कुछ किंवदंतियां हैं, तो तभी से पचहरा चल रहा है। ये गोत्र है। बेसिकली मैं मथुरा से रहने वाला हूँ और मथुरा रेडियो स्टेशन पे डॉक्टर अचला नागर, जो अमृतलाल नागर जी की पुत्री है, ड्रामा डिपार्टमेंट की हेड हुआ करती थी। तो उन्होंने एक नाटक शुरू किया मथुरा में, अ, रंग महल। तो उसकी रिहर्सल शाम को 7 बजे के बाद होती थी और मेरा गांव वहां से 20 किलोमीटर था। तो कई दिन तो मैं साइकिल से आना जाना हुआ। तो साइकिल बहुत बड़ी बात होती थी उस जमाने में। जिसके यहाँ साइकिल है वो बहुत बड़ा आदमी होता था, वो एक दौर था। लेकिन कुछ दिन आने जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग तो वहां से की मैंने, लेकिन फिर मैं लुधियाने गया और पंजाब कला में ज्वाइन किया। लुधियाना मैंने जब पंजाब कला में ज्वाइन किया तो हरपाल टिवाणा साहब थे, एनएसडी 1963 के पास आउट करने के बाद जब मैंने ज्वाइन किया, उसके काफी बाद में मुझे पता लगा कि ओमपुरी और राजबब्बर साहब ने भी यहीं से शुरुआत की है। फिर शीला भाटिया जी को ज्वाइन किया, उनके साथ प्ले किए और पता लगा कि वहां भी ओमपुरी और राजबब्बर साहब थे। तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है ये। मतलब अच्छे लोगों के साथ आपको मिलते नहीं है, आपको मिलाया जाता है। आपकी जो डेस्टिनी है, टोटल काम वो करती है। और इतना तजर्बा हुआ है जी कि आदमी तो कुछ करता ही नहीं है, अभी समझ में अभी आया। करने वाला तो कोई और ही है, हम सिर्फ माध्यम होते हैं, मोहरे होते हैं उसके। आपको अपनी लाइफ के बारे में भी पता नहीं होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे। यहाँ भी हम देखते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि हम इस फिल्म में काम करेंगे और हमारी बड़ी अप्रोच भी है,
लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया है, बुलाया भी है, कास्ट भी हुआ, सब हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। और कभी कभी ऐसा बहुत बढ़िया अच्छा काम हो गया, जैसे स्वदेश, कि हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। और आप यकीन करेंगे कि स्वदेश से हमें निकाल दिया गया था। मैं निकाल दिया तो हम चले, अच्छा हमारा ऐसा रहा है कि हम एक या दो बार के अलावा तीसरी बार किसी से कुछ कहते नहीं है, कहीं जाता भी नहीं। उसमें स्वदेश की जो आप बात कर रहे हैं, हरिदास का हाँ कैरेक्टर था, तो उसमें हाँ। इतना अच्छा कैरेक्टर था, तो आपने उनको बोला नहीं कि इसका लेंथ स्क्रीन पर थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था? नहीं ज्यादा क्या, एक्चुअली स्क्रिप्ट में वो जो करेक्टर है वो कुछ नहीं है। मतलब जो ओपी सक्सेना थे, जो डायलॉग राइटर थे उसके लखनऊ से, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये कुछ परफॉर्म ऐसा आ जाएगा निकल के। इवन आशुतोष गौरीकर ने भी नहीं सोचा, क्योंकि एक मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था जो करीब 2.5 से 3 मिनट तक था। और जब मैंने शूट किया तो आशुतोष कहने लगे, बच्चन जी इसको थोड़ा सा फास्ट ले लेना, मतलब 2.5 3 मिनट से जो हमने किया है उससे थोड़ा फास्ट। मैंने कहा ओके। लेकिन जब एक्टर अपने करेक्टर में जाता है, परफॉर्म करता है, तो उसे टाइम की वो नहीं रहती है कि टाइम कितना लगेगा क्या होगा, वो अपना परफॉर्म करता है। और पूरा 6 मिनट का सीन है वो, टेंडर ऑफ साइलेंट, कोई हरकत नहीं, वन टेक था। खत्म होते ही जो क्लैपिंग हुई है ना, मैं भी ये सोच रहा था ये हो क्या रहा है। तो वो तो उन्होंने सीन ही ऐसे लिख दिया था कि भाई शाहरुख वहां जाएंगे, एक किसान है वो किराया नहीं दे पा रहा है, तो उससे कुछ वार्तालाप होगी और आखिर में उसकी मदद करने के लिए पैसे दे आएंगे और चले आएंगे, ऐसे ही डाल दिया था वो। तो सर एक लेकिन बात जब बताइए, एक अभी आप बात बता रहे थे कि कोई ना कोई माध्यम बनता है, बिल्कुल लेकिन इस माध्यम में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। तो आप इतने बड़े बड़े नाम के साथ, शाहरुख खान के साथ, आशुतोष जी के साथ आप घिरे हुए हैं, रहते हैं, तो ये लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट में, नंबर एक, और नंबर दो, रोल के लेंथ इंक्रीज करने में कभी ये माध्यम नहीं बने? हमें तो लगता है, एज ए व्यूअर लगता है कि काश ये वाला थोड़ा कैरेक्टर और ज्यादा होता। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, आपके जितने रोल्स हमने देखे, तो ये माध्यम कभी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हुए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने वो देखा है तो आपको लगता है कि और बड़ा होना चाहिए। अभी एक फिल्म की थी मैंने करण जौहर की, वो नीरज घेवान ने स्टार्ट डायरेक्ट की थी वो। और अपना दीपक दुआ जो है फिल्म क्रिटिक्स, उन्होंने भी लिखा था कि इसमें जो दशरथ का करेक्टर है मेरा, ये बड़ा होना चाहिए। ये उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं कि इसको हम यहीं तक खत्म करेंगे, क्योंकि अगर आप बढ़िया परफॉर्म कर गए, आपका करेक्टर बहुत अच्छा है, तो हर आदमी कहता है कि इसको तो बड़ा होना चाहिए था। मैं हाँ आपको जब देखता हूँ तो मुझे, आप शायद जानते होंगे, AK हंगल जी थे जो जी। आर्टिस्ट थे, तो मुझे हाँ बड़ी उनकी याद आती है। ठीक है, आपका अपना स्टाइल है, ऑरा है उनका अलग है, लेकिन हम उनको भी देखते हैं तो हमें लगता है कि यार, एक दूसरी बात पे आ रहा हूँ कि एक तो रोल बड़ा होना चाहिए। उन्होंने भी जी। अपने कई जगह इंटरव्यू से पता चलता है कि बाकी लोग उतने मददगार साबित नहीं होते, फिल्म जब तक है तब तक तो पहचान रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो हमें बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट से पता भी चलता है, कि जो चरित्र अभिनेता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जो अगर उसको उनको सिनेमा से निकाल दिया जाए तो शायद अकेला हीरो या हीरोइन बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो वो सम्मान में भी कहीं ना कहीं वो कमी है, सम्मान में, पैसे में, ओवरऑल प्रमोशन के टाइम पे। तो इन दर्द को आपने कभी अनुभव किया है, और किया है तो कभी आपने इस पर बोला, कुछ कदम उठाए आप? आप तो कह तो ठीक रहे हैं। एक सिर्फ किसी हीरो को लेकर के ही आप फिल्म बनाएंगे तो वो यादें संभव बन नहीं है। जाएगी सुनील दत्त। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। बाकी हाँ, उस तरह की आपको फिल्म नहीं बन सकती है जैसी आप बनाना चाहते हैं और यादें मेरे समाज को। ख्याल से फ्लॉप रही थी। हाँ फ्लॉप ही रही थी। हम्म। लेकिन वो बहुत इस तरह की कम है, जैसे तुम्हारी साधना थी वीआर साहब की, कानून थी, जिसमें कोई गाना नहीं था उस जमाने में, जब बिना गाने की फिल्म नहीं बनती थी।
ये यादें थी। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं कि वो चीज कल्ट सिनेमा में आ जाती हैं। फिर वो ये बहुत ऐसे होती है, जिन चीजों की गाने हैं, लेकिन ये हैं, लेकिन डांस जो है हमारी। लेकिन जो आप यादें कह रहे हैं, तो यादें में ये था कि स्क्रीन पर सिर्फ सुनील दत्त जी थे। मैं जी। ये कह रहा हूं कि जी आप चरित्र अभिनेताओं को वो सम्मान नहीं देते, उनके रोल के लेंथ पे फोकस नहीं करते। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर इनको हटा दिया जाए तो सिनेमा अधूरा है, वो फिल्म अधूरी है? नहीं, अगर करेक्टर आर्टिस्ट नहीं होंगे तो यादें बन जाएगी फिर वो। मैं वही आ रहा था, बिना, जैसे आप कोई भी मकान बनाते हैं, उसमें आपको दरवाजे भी चाहिए, रोशनदान भी चाहिए, जंगले भी चाहिए, किवाड़े भी चाहिए, हैं? सब चीज चाहिए। अब अकेला, मतलब एक दीवार ऐसी खड़ी कर दो आप, तो वो मकान नहीं होता है। ऐसे ही फिल्म है, एक आदमी से कहीं नहीं होता है वो। आप कोई शॉर्ट फिल्म बना लो, 2 5 10 5 मिनट का कुछ ऐसा आप दे सकते हैं, एक आदमी कोई अपना सोलो कर गया और मैसेज दे गया आपको। लेकिन प्रॉपर फिल्म बनानी है आपको, तो उसमें सब चाहिए, करेक्टर आर्टिस्ट भी चाहिए, मेल लीड भी चाहिए, साइड वाले भी चाहिए, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए, सब चाहिए उसमें। तब जा करके वो एक चीज बन पाती है। और ये जरूरी, ठीक है। हम मैं कोई फिल्म कर रहा था शायद, उसमें हमारे ये जो कालिया थे इसके, शोले के, बीजू खोटे, तो वो भी थे। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा देखो, जितनी उम्र आपकी है उतनी अमित जी की होगी, और वो तो अभी ठीक ठाक बने हुए, और आप थोड़े हिले हुए हैं, तो क्या क्या बात है। तो कहने लगे, बच्चन जी ऐसा होता है, मेन आर्टिस्ट होता है, एक तो उसे पैसा बहुत मिलता है, साइकोलॉजिकल वाला स्ट्रांग हो जाता है वो, उसके खाने पीने का इंतजाम ठीक ठाक ढंग से होता है। हम लोगों की उतनी कोई परवाह नहीं करता है, और हमें बहुत सारी जरूरतें ऐसी होती हैं कि हम उनमें ज्यादा फंसे रहते हैं, तो अपनी परवाह खुद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सब हो जाता है। तो वो है, जो मेन आर्टिस्ट है। आप, मुझे जो है, आजकल क्या है, 1 2 5 10 करोड़ तो मामूली बात है, कोई भी एक्टर ले जाता है, जो मेन कर रहा है, जो सिनेमा जिस तरह बन रहा है। आप मुझे 1 करोड़ रुपए दिलवा दो, मैं तो तुलासे मानने लगूंगा, मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, सब चीजें हो जाती हैं। तो वो है। तो और मतलब ऐसे, आप तो मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, सम्मान में और पैसे में कमी है? बिल्कुल नहीं, सम्मान में तो कोई कमी नहीं होती है। हम्म। वो कमी इसलिए नहीं होती है कि वो बड़े चालाक होते हैं। एक्टर जो है, ट्रीटमेंट का बहुत भूखा होता है, पेमेंट उसे कम दे तो चलेगा। आपने स्वदेश में शाहरुख जी के साथ काम किया, रईस में भी आपने काम किया था, मिल वर्कर थे शायद आप उसमें। तो जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप साथ हैं, उठना बैठना हुआ, तो वो काम में कितना हेल्पफुल होता है? कभी ऐसा होता है कि वो आए और सीधे आपसे पूछे, बच्चन जी कैसे हैं, क्या है, चलिए आज आपके साथ चाय पीते हैं, या आप उनको बोले आओ ना शाहरुख, मेरे साथ बैठो, चाय वाय पियो? तो इस तरीके का रिलेशन डेवलप हो पाता है और काम में कितना मददगार होता है? अभी मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन शाहरुख खान बहुत ही कमाल इंसान है। मतलब आज 12,400 करोड़ का आदमी है वो, ऐसे ही नहीं हो, सुपरस्टार आज अमेरिका में जो अपना स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बना के होता, बहुत बड़े आदमी है। लेकिन वो बहुत बड़े आदमी इसलिए हैं कि वो इंसान बहुत बढ़िया है। मेरी 2 से 3 बार मुलाकात हुई है, लेकिन जो रिस्पेक्ट शाहरुख खान ने दिया ना, उसके लिए पैसा कुछ नहीं है हमारे लिए, वो मैं उसके आगे। शाहरुख खान इसीलिए शाहरुख खान है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी। तो किसी की मुझे नहीं पता है। वो सुधीर पांडे और हम मिशन रानीगंज में थे उनके साथ, अक्षय कुमार। आप अभी तो उनसे, आप जो बता रहे थे पांडे जी के बारे में, आपने ये भी हाँ, बताया कि आप मथुरा से हैं। तो मथुरा हाँ, से वीरेंद्र सक्सेना जी भी हैं, फिल्म जगत में उनका बहुत नाम है। एकदम 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 काले फिल्म जी है। भी आजकल धूम मचा रखी है, काले जी ने भी। तो इन लोगों से अरे काले, आपको मथुरावासी काले, होने का कुछ मिला सहयोग? नहीं नहीं, मैं सहयोग लेता भी नहीं किसी से। आप किसी बाहर वाले से सहयोग ले लो, और एक ईमानदारी की बात सुन लो, अपने घर वाले के पास हम मत जाना। जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया था सबसे पहले, तो मैंने अचला जी को ही फोन किया था।
99 की बात है, 1999। तब 1 रुपए में 3 मिनट बात होती थी पीसीओ पर। 1-1 रुपए के 10 सिक्के डाल गया मैं, आधे घंटे तक बात की। उन्होंने सिर्फ यही समझाया मुझे कि बहुत ज्यादा सपने नहीं पालने चाहिए और देख लेना चाहिए, इतना टाइम पीरियड लगा लो कि यहाँ तक सक्सेस होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बैक टू द पवेलियन, घर को चले जाना चाहिए। मतलब आधे घंटे तक मुझे उन्होंने यही बताती रही हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर कभी फोन भी नहीं किया आज तक। आपकी बातों से लगता है कि आपके साथ बुरे अनुभव ज्यादा हुए हैं, नहीं, आपको वो क्या दर्द थोड़ा होता है, ज्यादा मिला है। कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, ये हम आंक लेते हैं अपने, हमारा अपना आंकलन होता है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बुरे को भी अच्छे हाँ की नहीं, श्रेणी में रख रहे हैं। उससे भी आप कुछ सीखते हैं ना। आप पहले आपको लिसनर बनो, लर्नर बनो, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। मैंने अनिल शर्मा जी को भी फोन किया था, गदर वाले, वो भी मथुरा से ही। बातचीत हुई तो कहने लगे कि बच्चन जी आप शीतल को फोन कर लो। तो मैंने उनको बोला, शर्मा जी फोन शीतल को करना होता तो मैं आपको क्यों करता? मैं कभी अनिल शर्मा से नहीं मिला। एक बंदा आया था कि मुझे उनका ऑफिस ही बता दो, मैंने कहा मैं बता दूंगा दूर से, मिलता नहीं हूं मैं, मैंने कहा उस आदमी से। अब भले इसे ऑन रिकॉर्ड रखना कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है भाई। मैंने उनको बताया अभी कि जब मैं पढ़ भी रहा था वहां, ग्रेजुएशन वहीं से किया है मैंने मथुरा से, तो जहां उनका घर है ना उसी गली में रहता था मैं, उनके पास में, बताया भी था। उसके बावजूद तुम कहते हो कि तुम फोन उसको कर लो यार, तो बात खत्म करो ना। बहुत और ज्यादा ये काले जी और वीरेंद्र सक्सेना जी से कोई सहयोग मिला आपको? नहीं, नहीं, कभी नहीं। आपने एक फिल्म की थी मैदान, उसमें हाँ, आपने चाय वाले का कैरेक्टर प्ले किया हाँ, था। तो जब आप चाय वाले का कैरेक्टर जब आपने प्ले किया, तो आपने उस मुकद्दर से पूछा कि एक चाय वाला आपने प्रधानमंत्री बना दिया, और अभी मैं एक संघर्ष यात्रा मेरी जारी है। कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ? और दूसरी बात कि उस रोल के बारे में भी कुछ बताइए कि कैसे आया आपके पास। तो रोल आ ही जाता है। अभी उनकी भोला भी की थी तो वो भी मैंने अपनी ही शर्तों पे की। तो उसका अनुभव ये है कि मैदान एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मेरे पैसे गायब हो गए थे वैनिटी से। 28 साल के सफर में मेरा कभी 1 रुपया कहीं नहीं गया, और उसमें वैनिटी में 2700 रुपये मेरे निकाल लिए पर्स में से किसी ने। और रोल तो मतलब लोग किसी को देना होता है तो हमें ढूंढ ही लेते हैं। हाँ। बोला की थी तो बड़े दिन तक उन्होंने बार्गेनिंग की कि नहीं नहीं सर, ज्यादा है, ज्यादा है। मैं कहा भाई मैं 35 से एक पैसा कम नहीं दूंगा। कि नहीं बजट कम है, तो मैंने कहा कह दो उनसे फिल्म ना बनाए, जब पैसे आ जाए तब बना लेंगे। अपना मतलब दूसरे लोगों की तरह अपनी आदत नहीं। अच्छा, ये हमें नुकसान भी हुआ है इसका, बहुत नुकसान होता है इसका। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं तो आपको हम्म। नुकसान बहुत होता है। तो एक आप जो आपकी दो बातें जो है, जैसे कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप बिल्कुल कहते हैं कि मैं किसी से काम नहीं मांगता। नहीं लेकिन मांगता। आपको नहीं लगता है कि खास करके फिल्म इंडस्ट्री में ये दोनों ही स्वभाव के कारण आपको नुकसान ज्यादा उठाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। लेकिन एक और बात है ना कि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, फैमिली मेरी सब वहां उधर रहती है, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। तो एक आदमी अगर मैंने एक दिन भी काम कर लिया तो मेरा 1-1.5 महीने का खर्चा निकल जाता है। और मुझे लालच है नहीं कि मुझे बहुत इकट्ठा करना है, मकान खरीदना है, गाड़ी लेनी है, ऐसा कुछ है नहीं दिमाग में। अच्छा काम करना है, ये दिमाग में और है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार कहते हैं कि हमें काम मांगने में कोई शर्म नहीं आती। आप क्यों नहीं नहीं, मांगते? काम हम्म। और भी बात है। हम्म। अब एक बात बताइए, मैंने उसमें स्वदेश में किया है, आपको पता है, सबको पता है। बिल्कुल यादगार है। अब मैं उनके पास जाऊं कि जी मैं एक एक्टर हूं सर, मुझे काम चाहिए? नहीं, आप बताइए ईमानदार, अगर तुम्हारे पास कोई काम है, तुम कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक आदमी है, एक एक्टर है तुम्हारे पास, हाँ बुला लो, आ जाएगा वो।
आप इतना उसको कमतर मत आंकिए किसी एक्टर को, बिल्कुल। कि वो आपके पास आकर के हम्म। मिन्नतें करेगा तब जाके आप उसे काम देंगे। अच्छा, आपने एयरलिफ्ट में भी काम किया था, अक्षय कुमार जी हाँ, की मूवी थी, बहुत चली थी, एयरलिफ्ट तो उसका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था। दुबई उबई गए थे, 16 दिन वहीं रुके थे, काम तो 4-5 दिन ही हुआ था, बाकी वहां मस्ती मारते थे। किस तरह की मस्ती मारते थे? भाई वहां दारू बहुत सस्ती थी। अच्छा, अक्षय कुमार जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? अक्षय बहुत बढ़िया आदमी है। हम्म। अपने साथ तो तजुर्बा अच्छा है ना हम्म। भाई। मेरे और आपकी क्या बाउंडिंग है, उसी हम्म। हिसाब से आप कहेंगे नहीं यार बच्चन तो बहुत अच्छा आदमी है, हम्म। या कहेंगे यार बड़ा बेकार है। हम्म। दो ही बात है, तो जैसी बॉन्ड। तो उनकी इतनी सारी फिल्में बनती रहती हैं, लगभग हर महीने ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने आपको रिपीट करने के लिए या कांटेक्ट करने के लिए कोई प्रयास किया उसके बाद से? अक्षय के हाथ में क्या है, कुछ नहीं है, वो तो एक्टर आदमी है भाई, जैसे हम काम करते हैं वैसे वो करते हैं। एक फिल्म देखी थी मैंने गुरुदत्त जी की, उसमें नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें एक गाना था, उसकी एक लाइन थी कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी प्यासा, जाए तो क्या है। प्यासा। तो प्यासा, प्यासा में था वो। तो मुझे तो आपकी बातों से कुछ बॉलीवुड का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा चेहरा नजर आ रहा है। जो क्रिएटिव माइंड आदमी होता है ना, जो रचनात्मक आदमी है, उसको अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा पसंद है। उसे वो बिजनेस करने नहीं आया है, वो कुछ क्रिएशन करने आया है। तो क्रिएशन में और बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यहाँ मैक्सिमम लोग बिजनेस करने बैठे हुए हैं, चाहे एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो। उनको लगता है जी आप मुझे क्या दोगे बताओ, मैं ये आपका ये काम कर रहा हूँ, फलाना इतना ले रहा है, मैं इतना लूंगा। तुम कुछ अच्छा काम करो भाई, तुम्हें उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। बिल्कुल। और हम तो यहाँ ये सोच के नहीं आए थे कि हमें इतना पैसा कमा, हम ये सोच के आए थे कि भाई हमें बहुत अच्छा काम करना है। हम्म। तो ठीक है, ऊपर वाले हम्म। की दुआ है, कहीं ना कहीं से अच्छा काम आ ही जाता है। तो आप ये जो सोच के आए थे कि काम करना है, अच्छा काम करना है, अब देखिए 2026 भी अब खत्म होने की कगार पर है, तो आपका जो ये सफर था, आज आप जब पीछे देखते हैं, आज वर्तमान को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप जिस सपने को लेके आए थे, हाँ मैंने उस सपने को पूरा किया, जिया, लगता है या कुछ कमी रह गई है? काफी हद तक मतलब, हम जब हमारा जो पागलपन फिल्मों में था वो 70-80 का दौर था। तो 70-80 में और 2026 में बहुत फर्क है। तो उस हिसाब से थोड़ा चेंज तो होता है, जैसे भी आप देख रहे हैं जैन जी का वो स्ट्राइक और हम्म। आंदोलन और वो चल रहा है, और लोग कहते हम्म। हैं जी बच्चे जो है सिगरेट पीते हैं, गालियां बहुत देते हैं, ये भाई ये अब उनका जमाना है। ये हम तो क्या है, किसी बड़े के सामने ऐसे नजर भी नहीं उठाते थे, ऐसे रहते थे बिल्कुल चुप। वो निकल गया तो भले ही फिर ऊधम मचाने लग जाते थे। अभी आजकल तो मतलब मत पूछिए। हम तो 12-14 साल तक, 12 साल तक नंगे घूमते थे भाई, अंडरवियर नहीं पहनते थे। बम्बा और नहर में नहाने जाते थे तो बस, वो एक अलग दौर था। अभी वो नहीं है, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके लिए डायपर पहले आ जाता है। तो ऐसा ही सीखा है ना उन्होंने, उनकी हम्म। लाइफ अलग है, हम्म। उनकी जर्नी अलग है, हमारी जर्नी हम्म। अलग थी। हम्म। तो आपका सपना पूरा हुआ, आप संतुष्ट हैं? अपने सपने पूरे होने का मतलब है आदमी खत्म हो गया। सपना तो जब तक है तब तक पूरे नहीं हो रहे हैं, वो कुछ न कुछ कमी है उसमें, चल रहा है कुछ और अच्छा, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा चाहिए, कुछ और। तो जब तक आपका ये दौर रहेगा तब तक आप जिंदा रहें। तो मतलब आपके हिसाब से आज भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बिल्कुल, अभी बिल्कुल, नापी बिल्कुल। है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमां बाकी। आसमां बाकी है जी, और कुछ पाताल भी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आप देख रहे हैं द हिलेरी टाइम्स और देखते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और पर्सनैलिटी के साथ बहुत जल्द, इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द हिलेरी टाइम्स। जय हिंद।